नमस्ते, मैं हूँ प्रिया और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पे। स्टूडेंट्स, अब एक बहुत ही बड़ा मुद्दा और अहम मुद्दा हम सबके सामने आया है। सोचिए, अगर दुनिया में बच्चे ही नहीं हो तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। दुनिया तेजी से बूढ़ी होती जा रही है। चीन, जापान जैसे कई ऐसे देश हैं जो इसका बड़ा उदाहरण है। अब इटली भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है वहां बच्चों का पैदा ना होना। रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली में बीते हुए 3 महीनों से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। ये परेशानी इतनी बड़ी है कि वहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी जी ने इसे एक नेशनल इमरजेंसी की तरह देखा है। तो स्टूडेंट्स, क्या है ये मुद्दा, इस पे पूरा चर्चा करेंगे हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हुए इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के लिए रिपीटर्स बैच शुरू होने वाला है। प्रीलिम्स 2024 को जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, साथ ही लक्ष्य हिंदी बैच जो है यूपीएससी 2025 का जो टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए 31 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। आप मेरा कोड प्रिया 30 इस्तेमाल करके 10% का इसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। इस बैच में आपको काफी सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप दिए गए नंबर्स पे फोन कर लीजिए। हिंदी स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, साथ ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, दोनों के लिए ही अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक की। देखिए, इटली में 3 महीनों से बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ऐसी एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है। सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो जन्म दर यानी कि बर्थ रेट, साथ ही फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर से रिलेटेड सवाल आपसे किए जा सकते हैं। अगर मेंस की मैं बात करूं तो मेंस में इटली में घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई जनसंख्या, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पूरा मुद्दा जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि वहां की जो पीएम है, उन्होंने इसे एक नेशनल इमरजेंसी की तरह देखा है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? आखिर इटली में जन्म दर कम क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है, ये जान लेते हैं। देखिए, 2022 में प्रति महिला औसतन 1.26 यानी कि 1.26 चिल्ड्रन पर वुमेन 2022 में बच्चे के साथ इटली की प्रजनन दर सबसे कम है। ठीक है, स्थिर जनसंख्या की यदि बात करें तो अगर हमें एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन को मेंटेन रखना है तो इसके लिए प्रति महिला 2.1 बच्चे की रिप्लेसमेंट रेट से नीचे की आवश्यकता जरूरी है। ठीक है, अब इसके कारण की भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके कारण में जो चीज शामिल है वो है जेंडर रोल्स जो है वो काफी ज्यादा बदल रही हैं। जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ के काम कर रही हैं। वो अपने कामों में इतना व्यस्त हो जा रही हैं कि वो बच्चों पे कई बार ध्यान नहीं दे पा रही हैं। और भी कई जगह पे जो जेंडर रोल्स हैं, लिंग की जो भूमिकाएं हैं, वो बदल रही है। बच्चों की देखभाल की लागत भी काफी ज्यादा वहां पे बढ़ी हुई है। इसी के साथ मैं बात करूं तो पारिवारिक सहयोग का वहां पे अभाव भी देखने को मिल जाता है। साथ ही आर्थिक अनिश्चितता भी वहां पे देखने को मिलती है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज वहां पे
देखने को हमें मिल जाती हैं। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से जो है हमें वहां पे लो बर्थ रेट देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स, इटली की यदि बात करें तो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इटली। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया इटली दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी आबादी 60 मिलियन से कम है। इटालियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि ISTAT, ठीक है, इसके अनुसार 2022 में दक्षिणी यूरोपीय देश में केवल 3,93,000 शिशुओं का पंजीकरण हुआ, जो कि 1861 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे कम है। ठीक है, तो इस डेटा को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये डेटा मेंशन करेंगे और इस डेटा को मेंशन करने से आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने बात की ISTAT यानी कि इटालियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। देखिए, इटालियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की यदि बात की जाए तो ये इटली में आधिकारिक आंकड़ों यानी कि इटली के जितने भी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं उनका प्राथमिक स्रोत है, यानी कि उनका ये प्राइमरी सोर्स है। ये स्थान विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित करता है, जिसमें कि जनसंख्या की जनगणना करना, आर्थिक जनगणना करना और कई सारे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सर्वेक्षण और विश्लेषण शामिल है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इटली के राष्ट्रीय जन्म रजिस्ट्रार के अनुसार इटली में अपंजीकृत प्रवासियों यानी कि अनरजिस्टर्ड माइग्रेशन और साथ ही विदेश में सरोगेसी का उपयोग करने वाले कुछ सेम सेक्स के और कुछ हेट्रोसेक्सुअल इटालियन कपल्स के लिए पैदा हुए जो बच्चे हैं उनकी आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। वहां का जो रजिस्टर मेंटेन होता है वहां पे इनके बारे में कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, ऐसा इस रिपोर्ट में पता चला है। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगर ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू इसी तरह से रहा, अगर ये रिवर्स नहीं हुआ तो देश को आर्थिक अंधकार युग यानी कि डार्क एज का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक लोग जो है यहाँ पे वो रिटायर होने के बावजूद कार्य बल में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या में गिरावट देखी जाने की संभावना यहाँ पे हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि इटली में जो जन्म दर है वो 2008 से ही कम हो रहा है। ये पहली बार नहीं देखा गया। 2008 में आर्थिक संकट के बाद से इटली में जन्म दर में लगातार गिरावट आ रही है। जनसांख्यिकी विशेषज्ञ यानी कि डेमोग्राफर्स इस बात से सहमत हैं कि इसका कारण आर्थिक असुरक्षा यानी कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने दो टर्म्स की बात की जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला जन्म दर यानी कि बर्थ रेट क्या होता है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर यानी कि बर्थ रेट कहते हैं। वही अगर हम प्रजनन दर की बात करें यानी कि फर्टिलिटी रेट की यदि बात की जाए तो इसका अर्थ है कि बच्चे पैदा कर सकने की आयु जो आमतौर पर स्त्रियों में 15 वर्ष से 49 वर्ष की मानी जाती है। ये जो आयु है, ऐसे आयु वाली जो स्त्रियां हैं वो प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जितने भी जीवित जन्मे हुए बच्चे होते हैं उनकी संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, देखिए, जितनी भी स्त्रियां 15 से लेके 49 वर्षों तक की आयु की हैं, उन स्त्रियों में
1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनकी संख्या प्रजनन दर कहलाती है। ठीक है, आई होप ये दोनों टर्म्स आप समझ चुके। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इटालियन सरकार जो है उसने कौन कौन से कदम उठाए हैं। ये जो चैलेंज है जिसको वहां की पीएम नेशनल इमरजेंसी की तरह देख रही हैं, इसको लेके वहां की सरकार क्या कदम उठाने की योजना बना रही है। सबसे पहला कदम है अप्रवासन नीतियां, यानी कि वहां की इमिग्रेशन पॉलिसीज। ठीक है, तो वहां की जो सरकार जो है उन्होंने देश में अधिक श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए अधिक लचीली प्रवासन नीतियां बनाने की योजना जो है बनाई है। साथ ही परिवारों के लिए समर्थन जो है, ये इसमें दूसरा पॉइंट हो जाता है। परिवारों के लिए समर्थन में वृद्धि करने का यहाँ पे सोचा जा रहा है, जैसे कि किफायती बाल देखभाल, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, और साथ ही इसमें लचीला कार्य व्यवस्था को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वहां पे चाइल्ड केयर जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत महंगी हैं। तो इसी वजह से सरकार कोशिश कर रही है कि इसको अफोर्डेबल बनाया जाए। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी कि वित्तीय प्रोत्साहन। स्टूडेंट्स, इटालियन सरकार जो है लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देती है, जैसे कि टैक्स में छूट देना, बच्चों की देखभाल के लिए सब्सिडी देना, और साथ ही पेड पेरेंटल लीव जो है वो भी सरकार देती है। माता पिता को छुट्टी भी सरकार देती है ताकि वो ज्यादा बच्चे पैदा करने के बारे में सोच सके। स्टूडेंट्स, तो ये सारी जो है स्टेप्स सरकार लेने की सोच रही है। अब रास्ता क्या है सरकार के सामने? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय ये पहला रास्ता है। मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर बेहतर स्वास्थ्य होगा तो उससे क्या होगा, बेहतर आर्थिक उत्पादन भी होगा, इसकी सुविधा भी प्रदान होगी। ठीक है, कामकाजी उम्र की आबादी को अर्थव्यवस्था में जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, तैयार करने के लिए शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ ही अगले अगर पॉइंट की बात की जाए तो वो है महिला कार्य बल को, उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। लिंग विभाजित डेटा जो है और साथ ही लिंग विभाजित जो नीतियां हैं इसके ऊपर, इसके प्रभाव के ऊपर विश्लेषण करने के लिए जो कानूनी रूप से अनिवार्य लिंग बजटिंग है उसको लागू करने की यहाँ पे आवश्यकता भी हो सकती है। कामकाजी जितनी भी माताएं हैं उनकी सहायता के लिए बाल देखभाल लाभ बढ़ाया जाना चाहिए, है ना, ताकि कामकाजी माताओं को मदद मिल सके और वो अपने काम पे ध्यान दे सकें, साथ ही बच्चे को लेके उनको कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ अगले पॉइंट पे अगर गौर करें तो वो हो सकता है कौशल अंतर को कम करना। ठीक है, जो स्किल गैप है जेंडर के बीच में उसको अगर कम कर दिया जाए तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट स्टेप हो सकता है। व्यवसायिक कौशल विकास के महत्व पर जोर देना और साथ ही लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए इंटर्नशिप जैसी चीजों को बढ़ावा देना इसमें शामिल किया जाना चाहिए। विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करना भी इसमें एक अहम स्टेप हो सकता है। फॉरेन कैपिटल इनफ्लो को अगर इंक्रीज किया जाए तो इससे क्या होगा, विकास और रोजगार सृजन के जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 33% के जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि जो GFCF है उसका लक्ष्य रखना इंपॉर्टेंट इसमें है। साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो है आपका कृषि से संबंधित। कृषि क्षेत्र में कोशिश करना चाहिए कि संक्रमण शामिल हो सके, ट्रांजिशन हो सके। ठीक है, गैर कृषि क्षेत्रों में उत्पादन रोजगार जो होता है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जो होता है, उसमें श्रम की सुविधा यदि प्रदान की जाए
तो इससे भी इसमें काफी मदद मिलेगी। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या है, इसमें क्या निष्कर्ष जो है देखने को हमें मिल सकता है। तो देखिए, इटली में जन्म दर में जो चिंताजनक गिरावट आई है उसके कारण जनसंख्यीय चुनौतियां हैं और उनसे निपटने और देश के लिए एक स्थायी भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एज ऑफ नाउ क्या जरूरत है कि कुछ ऐसे उपाय जो हैं इम्प्लीमेंट किए जाएं और उनको जल्द से जल्द कोशिश की जाए कि लागू कराए जाएं, ताकि वहां की जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपने काम पे भी ध्यान दे सकें और बच्चा पैदा करने के विषय में भी सोच सकें। तो इन सारी चीजों पे सरकार को सोचने की जरूरत है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से अपेक्षाकृत कम जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन क्या दर्शाता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए है जनसांख्यिकी संक्रमण, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक विकास, तीसरा ऑप्शन है एक संकुचीय जनसंख्या पिरामिड। तो स्टूडेंट्स सोचिएगा कि इसका क्या उत्तर हो सकता है और कमेंट में मुझे उत्तर जरूर बताइएगा। साथ ही आप अपने सुझाव भी कमेंट में बता सकते हैं। जी हाँ, जाने से पहले एक और चीज याद दिला दूं कि प्रीलिम्स 2024 के लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए रिपीटर्स बैच शुरू हो गया है और 2025 के लिए जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी नया बैच शुरू हो चुका है। आप मेरे कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिया30, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मिलते हैं एक और नए टॉपिक में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच।